नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक से हमने संतान सुख के बारे में वार्ता करना प्रारंभ किया है। पिछले अंक में मैंने बताया था और हम सभी जानते हैं कि अब जो है वो संतान की उत्पत्ति कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF जैसी कई पद्धतियों को विकसित कर लिया है, जिसके कारण जो है वो मैक्सिमम दंपत्ति, कोई अपवाद स्वरूप ही ऐसा दंपत्ति बच जाता है जो अब संतान सुख से वंचित रह जाता है। आज के दौर में महत्वपूर्ण ये है कि संतान जो है वो उत्पन्न होने के बाद संस्कारित हो, सफल हो, सुशिक्षित हो और साथ ही साथ आपके प्रति समर्पित भी हो। ये कैसे हम जन्म कुंडली से अवलोकित कर सकते हैं कि हमारी संतान कितने विलंब से होगी, कष्टों के साथ होगी या आसानी से हो जाएगी, और होने के बाद हमारे प्रति कितनी समर्पित रहेगी, कितनी शिक्षित होगी, कितनी सुसंस्कारित होगी। कार्यक्रम को आसान बनाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि अब प्रत्येक राशि या लग्न को उठाकर हम बात करें कि आप अपने लग्न कुंडली को देखकर स्वयं ही ये जान सकें कि आपकी कुंडली में संतान सुख कैसा है। कुछ योग मैंने बताए थे कि भाव भावेश का विचार, कारक का विचार, भावात भावम का सिद्धांत और काल पुरुष की कुंडली का विचार। इन 4 योगों को मुख्य रूप से दृष्टिपात करना पड़ता है। शुरुआत कर रहे हैं मेष लग्न से। यदि आपका मेष लग्न है तो आप अपनी जन्मांग चक्र को स्वयं ही देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी संतान आपके प्रति कितनी समर्पित रहेगी। मेष लग्न काल पुरुष का ही लग्न है और इसके जो पंचम भाव में राशि आती है, संतान भाव की स्वामी जो आपकी कुंडली में बनता है वो बनता है सूर्य। भावात भावम के सिद्धांत से जो नवम भाव में राशि आती है, अर्थात पंचम से पंचम भाव में राशि आती है, वो आती है बृहस्पति की राशि धनु, और बृहस्पति स्वयं भी संतान का कारक है। तो सूर्य और बृहस्पति 2 ग्रह आपकी कुंडली में संतान के होने और उसके सफल होने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का समग्र अध्ययन जो है वो आवश्यक होता है। देखना क्या है? देखना यह है कि सूर्य यदि केंद्र और त्रिकोण में संस्थित होगा तो निश्चित रूप से यह संतान के लिए श्रेष्ठ योग बनेगा। इनमें से भी लग्न का सूर्य बहुत अच्छा है, भाग्य भाव का सूर्य बहुत अच्छा है, दशम स्थान का सूर्य बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव का सूर्य किंचित निर्बल माना जाता है। कारण ये है कि एक तो वहाँ जलीय राशि कर्क पड़ रही है और आप सब जानते हैं सूर्य अग्नि प्रदान ग्रह है, और दूसरा कारण ये है कि सूर्य यहाँ पर जो है वो दिग्बल से हीन होता है। तो चतुर्थ भाव में ऐसा नहीं कहूँगा कि संतान के लिए सूर्य बुरा है मेष लग्न की कुंडली में, लेकिन फिर भी जितना अधिक शुभ प्रभाव वो दशम लग्न में या भाग्य भाव में दे सकता है, कुछ न्यूनता आ जाती है। यही स्थिति सप्तम भाव में भी बनती है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य की नीच राशि तुला पड़ती है। गुरु संतान का कारक भी है, आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी भी है। यदि सूर्य गुरु का कोई योग बन रहा है तो ये संतान के लिए बहुत अधिक शुभ है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें गया हो तो थोड़ा सा संतान को कष्ट दे सकता है। उसमें भी यदि 6ठे भाव में गया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो एक नॉर्मल सी समस्या है, जनरेशन गैप वाली, मत भिन्नता वाली, वो आपके संतान के साथ उत्पन्न हो सकती है। यदि सूर्य अष्टम भाव में गया हो तो एक आध बार गर्भपात का कारण जो है वो अष्टम भाव में गया हुआ सूर्य बन सकता है। और यदि सूर्य आपकी कुंडली में मीन राशि में व्यय भावस्थ होगा तो संभावना इस बात की अधिक बनेगी कि भौगोलिक दूरी आपके और आपके संतान के मध्य उपस्थित रहे, अर्थात शिक्षा या कार्य व्यवसाय के कारणों से वो आपसे संतान जो है वो दूर चली जाए। ऐसी अवस्था में कई बार जो है वो संतान के साथ मानसिक दूरी का भी योग देखा गया है कि पास में भी कई बार रहती है संतान लेकिन मन नहीं मिल पाते। यदि आपकी कुंडली में सूर्य जो है मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में गया हुआ हो तो
इसके अतिरिक्त जो मैंने पाप ग्रहों की बात की, तो याद रखिए कि मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर, सूर्य पर या गुरु पर होगा तो ये प्रभाव बुरा नहीं है। हाँ, सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए ये संभव है कि एक आध बार शुरू में जो है वो एबॉर्शन इत्यादि का खतरा बन जाए, लेकिन मंगल पाप ग्रह होते हुए भी, प्रत्यक्षतावादी ग्रह होते हुए भी आप लोगों की संतान के लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी का सबब नहीं बनता। शनि और राहु जरूर सिंह लग्न की कुंडली में संतान के लिए नकारात्मक होते हैं। यदि इनका बहुत अधिक प्रभाव सूर्य पर, पंचम भाव पर और गुरु पर होगा तो संतान में कष्ट या संतान से कष्ट होने की संभावना बराबर बनती है। दूसरे लग्न की बात हम करें और दूसरा लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए जो पंचम भाव का स्वामी बनता है वो बनता है बुध। एक राशि कन्या पंचम भाव में पड़ती है, दूसरी राशि मिथुन जो है वो धन स्थान पर पड़ती है। भावात भाव के सिद्धांतानुसार आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है वो शनि बनता है, तो बुध शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है वृषभ लग्न के व्यक्तियों की संतानों की प्रगति में। बुध आपकी कुंडली में कहाँ संस्थित है और किन ग्रहों से प्रभावित है, इसका बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन कर लीजिए। यदि बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में गया है तो संतान के लिए कष्टपूर्ण है, लेकिन यही बुध यदि केंद्र या त्रिकोण में संस्थित है तो संतान के लिए शुभ फलप्रद होगा। सप्तम केंद्र ऐसा केंद्र है जहाँ पर बुध के शुभ प्रभाव में कुछ न्यूनता आ सकती है, और उसका कारण ये है कि वहाँ पर बुध के प्रबलतम शत्रु मंगल की राशि वृश्चिक पड़ रही है। बुध के ऊपर यदि शनि का प्रभाव होगा तो यद्यपि पाप ग्रह है, प्रत्यक्षतावादी ग्रह है, लेकिन फिर भी संतान के लिए ये नकारात्मक नहीं रहेगा। बुध के ऊपर राहु का प्रभाव होगा या राहु पंचम भाव में संस्थित होगा और बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी होगी तो पंचम भाव में राहु होने के बावजूद भी संतान बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और यशस्वी होगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। गुरु जो है वो इस लग्न के लिए एक अकारक ग्रह है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूँगा कि आपकी कुंडली के लिए भले ही बृहस्पति अकारक ग्रह हो, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति ही होता है, तो बृहस्पति का अवलोकन बहुत ही आवश्यक है, चाहे आपका कोई भी लग्न क्यों ना हो। बुध छठे भाव में जाकर कोई बहुत अधिक नकारात्मक फल नहीं देगा, क्योंकि मित्र की राशि तुला पड़ रही है, वही एक जनरेशन गैप वाली समस्या उत्पन्न हो सकती है। बुध यदि अष्टम भाव में जाएगा तो गर्भपात की कुछ संभावनाओं का सृजन कर सकता है, लेकिन वृषभ लग्न की कुंडली में बुध व्यय भाव में जाकर सबसे ज़्यादा कष्टपूर्ण परिस्थितियों की उत्पत्ति का कारण बनता है, क्योंकि व्यय भाव न सिर्फ लग्न से व्यय है, पंचम से आठवां है, अपितु व्यय भाव में उसके प्रबलतम शत्रु मंगल की राशि जो है वो मेष पड़ती है। और अब मिथुन लग्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिथुन लग्न में पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनता है। भावात भाव के सिद्धांत से पंचम से पंचम अर्थात भाग्य भाव का स्वामी एक बार फिर से शनि बनता है। शनि और शुक्र की युति के ऊपर यदि कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा हो, शनि और शुक्र आपस में एक दूसरे को देख रहे हों, तो ये योग जो है वो संतान की उन्नति के लिए बहुत अधिक सहायक होता है। सभी लग्नों के लिए एक ही बात है कि शुक्र यदि केंद्र या त्रिकोण में होगा तो बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। संतान का जहाँ तक सवाल है, शुक्र के ऊपर और शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि इत्यादि पड़ रही होगी तो ये भी संतान के लिए बहुत शुभ होगी। जहाँ तक छठे, आठवें और 12वें भाव की बात है तो छठे भाव में शुक्र नकारात्मक फल बहुत अधिक देगा इस लग्न की कुंडली में। कारण है कि यहाँ पर जो राशि पड़ रही है वो पड़ रही है वृश्चिक राशि। अष्टम भाव की बात करें तो वहाँ पर मकर राशि है। ये भाव भी शुक्र की संस्थिति के लिए, मतलब आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यदि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में होगा तो बहुत अधिक कष्टदायक नहीं होगा। उसका कारण है कि वहां पर वो खुद की राशि में संस्थित होगा, और वैसे भी शास्त्रों में उल्लेखित है कि बुध सबसे अधिक शुभ फल 12वें भाव में जाकर ही करता है। अन्य लग्नों की बात आगामी अंकों में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।